हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल अप्रोचेस। सो व्हाट इज़ एनवायरमेंटल अप्रोचेस? एनवायरमेंट डज नॉट ऑब्जर्व बाउंड्रीज. Air, water, forest and land are contiguous and are inherently structured and designed to join and bring people together and their nation closer. तो गाइस, एनवायरनमेंट का अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो आती है चीज़ें वो होती है एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, जो इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट में आती है। देन ये चीज़ें क्यों होती है, क्या करती है, ये क्यों डिज़ाइन है कि जो ये क्या करती है, लोगों को जोड़ती है और एक दूसरे के करीब लाती है। जैसे कि हमें ट्रैवल करना है कहीं, तो हम क्या करते हैं, बाय लैंड ट्रैवल करते हैं, बाय रोड ट्रैवल करते हैं, बाय एयर ट्रैवल करते हैं, बाय वाटर ट्रैवल करते हैं। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। Then, ironically, indeed, this has never been so due to the high value of these resources, which are naturally available to mankind, and also due to the difficulties and dilemmas in the system of dividing, demarcating, and measuring the distribution of their use and misuse by various nations. तो ये जो रिसोर्सेस है इसे डिवाइड किया जाता है, इसे डिमार्क किया जाता है, और उससे कैसा उसका यूज़ और मिसयूज़ ये नेशन के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग। अगर हम उसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो उससे हमारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर हम उसे मिसयूज़ करेंगे तो फिर कैसा उसका वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। मतलब एक जो रिसोर्सेज होती है वो एक लिमिट पे ख़त्म हो जाती है। देन सम ऑफ the worst environmental calamities are flood, drought, cyclones and earthquakes occur during the लास्ट डिकेड। तो गाइस, ये जो फ्लड होता है, ड्राफ्ट, साइक्लोन्स और अर्थक्वेक, ये एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को, लाइफ को, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देती है, बट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द लो लाइंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर गेटिंग inundated and the number of ecological refuges has been growing at an unmanageable pace. लेकिन गाइस, हमारी जो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम जो डिजिटलाइज कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग ना, ऐसे डिवाइस बना रहे हैं जिससे हमें ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उनका भी पता चल सकता है कि वो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब आएंगी। तो उसके हिसाब से हम अपनी जो लाइफ है उसे सेव कर सकते हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एल नीनो इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी। तो ये जो है न्यू टर्मिनोलॉजी आई है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे जो एनवायरनमेंट में है जो गैसेस है उनका लेवल जो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। देन अल नीनो, ला नीनो, ये टर्म्स हैं, ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एक न्यू टर्म्स है, विच बैफल्स द डिसीजन मेकर्स एंड परप्लेक्सेस द टेक्नोलॉजी स्टडीज़। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देन पॉवर्टी, environmental degradation, injustice and inequality. Now where has this new vision about international politics been so dramatized, emotionalized and exorcised as in the field of the use of environmental resources? तो ये भी एक चीज़ें हैं जैसे पॉवर्टी, environmental degradation, injustice and inequality. Then एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ OECD। तो गाइस, उससे पहले मतलब हम जो कुछ समिट्स है उसे देखेंगे, जैसे कि जो है रियो समिट है जो जो रियो समिट है वो 1992 में हुआ था। देन सिएटल समिट है जो 1999 में हुआ था। एंड दिस आर दी इम्पॉर्टेंट समिट्स। फर्स्ट वन इज रियो जो कब हुआ था, 1992 में। एंड गाइस, आपको ये याद रखना है। देन सेकेंड वन इज सिएटल जो 1999 में हुआ था। देन जो एक जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सेट आउट प्रैक्टिकल
policy options and analyzes the potential economic and environmental consequences of the OECD's 29 member countries. तो गाइस इसमें कितने कंट्रीज़ है जो इसका मेंबर है, वो 29 कंट्रीज़ है. Then with the Rio+10 Johannesburg Conference on Sustainable Development, trying for the political gel on environmental issue, both the development and the developing countries emerge as an assertive participant to obtain support for their policy agenda. Then और गाइस एक है जिनोआ समिट जो 2001 में हुआ था. तो एक है रियो समिट 1992 में, सेकंड वन इज़ सिएटल समिट जो 1999 में हुआ था, एंड थर्ड वन इज़ जिनोआ समिट जो 2001 में हुआ था. तो ये जो है 3 समिट है वो एनवायरमेंटल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट है. देन गाइस व्हाट आर द 3 मिथ ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी. डेवलपमेंट पॉलिसी के 3 मिथ क्या है? सो The 3 myths are economic growth indicate nation's progress. तो पहला मिथ ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या नेशन की प्रोग्रेस दर्शाती है. सेकेंड वन इज़ फ्री मार्केट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्रॉपर्टी, एंड फ्री मार्केट से क्या होता है, प्रॉपर्टी कम होती है. एंड थर्ड वन इज़ वेल्थ कुड बी क्रिएटेड थ्रू डेप्थ. तो वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? थ्रू डेप्थ, मतलब कर्ज से लेके हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं. बट दिस आर ओनली मिथ. So the first human development report of the UNDP in 1990 attacked the first myth. तो एक पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी जिसने फर्स्ट जो मिथ है उस पर अटैक किया था. इन द अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट it gave a more comprehensive yardstick to assess progress of nation rather than just judging through economic progress और GNP. तो उसने बताया कि हमें नेशन का प्रोग्रेस करना चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जज करके या फिर GNP के ऊपर हमें अपने नेशन का प्रोग्रेस बताना चाहिए. The military might or the deterrent capability is not an indicator of nation might, as most such nations which have been on the top on the basis of their military powers have sunk in their rating when the other indicator of progress such as overall human development manifested in the provision of health facilities, employment, housing, gender sensitivity, environmental protection, infrastructure and overall socio-economic opportunities were taken into consideration. तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हाउसिंग, जेंडर सेंसिटिविटी. तो ये गाइस ये सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है फॉर दी प्रोग्रेस ऑफ नेशन. देन USA, Canada, Germany and many others showed a sharp decline in their developmental rank when other human developmental indicators were taken into consideration. तो USA, Canada और जर्मनी ने एकदम शार्प डिक्लाइन बताया डेवलपमेंटल रैंक में जब अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर को कंसिडर किया गया. देन the second myth that the free market prevent the spread of poverty is rooted in a lack of understanding about the cause for poverty. तो गाइस पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पॉवर्टी के रीज़न क्या है, कॉज क्या है. When market barriers are dismantled, there is a free flow of foreign direct investment. तो जब मार्केट के बैरियर्स को हटा दिया जाता है तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उनका फ्री फ्लो स्टार्ट हो जाता है इनटू डिफरेंट कंट्रीज. दिस रिप्लेस द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट ODA that had continued the foreign aid from developed countries to the less developed countries. The replacement of ODA by FDI is an indication that the less developed countries would be getting aid only on fulfillment of the condition. तो मतलब क्या होता है, जब FDI हम लगाते हैं तो उससे ODA रिप्लेस हो जाता है. जब ODA रिप्लेस होता है तो फिर जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको एड कब मिलती है, जब वो उनकी जो कुछ कंडीशंस होती है ट्रांसनेशनल कंपनीज़ की अगर वो फुलफ़िल हो जाती है तो ही उन्हें एड मिलता है, उन्हें उनकी हेल्प मिलती है. देन विच प्रोवाइड द FDE रिलेटिवली ODA इज़ मोर बेनिंग दैन FDI बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. बट FDI इन्वेस्टमेंट इज़ प्योर बिजनेस. लेकिन जो FDI है वो प्योर बिजनेस होता है और जो ODA होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है.
Then to attract EDH countries bypass their regulatory condition or deregulate or de-reserve some precious and traditional conserved area for business like mining, dam building, setting up oil refinery or land for industries. तो गाइस अगर हम मार्केट को फ्री करेंगे तो गाइस दे विल नॉट थिंक अबाउट द पुअर पीपल. वो जो इंडस्ट्रियलाइज पर्सन है वो पुअर पीपल के बारे में, गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे. वो लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी कैसे आता है. यहाँ पे पॉवर्टी का कोई लेना देना नहीं होता है. सो ये जो FDI टर्म्स है, ODA, LCD, ये सारी टर्म्स इसमें आपको समझना है. देन जो सेकंड मिथ है वो भी रॉन्ग है कि अगर हम फ्री मार्केट कर देंगे तो हमारी पॉवर्टी कम हो जाएंगी. तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि फ्री मार्केट अगर हम करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा ओनली द इंडस्ट्रियलाइज पर्सन का, नॉट द पुअर पर्सन. देन द थर्ड मिथ इज़ दैट the wealth could be created through debt is countered by an analysis of the most highly indebted countries. जो थर्ड है कि हम अगर कर्ज लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा वेल्थ हो जाएंगी, ये भी रॉन्ग है. प्रेजेंटली 80% ऑफ पुअर इन लैटिन अमेरिका. तो 80% पुअर कहाँ है? लैटिन अमेरिका में. 50% पुअर कहाँ है? एशिया में. एंड अफ्रीका lie on marginal land characterized by low productivity and high susceptibility to environmental degradation, such as arid and low fertility land. While in 1977 there were just 57 million people living in areas affected by desertification. 1977 में 57 मिलियन पीपल थे जो ऐसे एरिया में रहते थे जिससे डेजर्टिफिकेशन से जो अफेक्ट होता है था. 1984 में 135 मिलियन पीपल हो गए वहाँ पे. द टोटल एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ मल्टीप्लाइड 13 फोल्ड इन द लास्ट 2 decades फ्रॉम $100 billion in 1970 to around $650 billion. Then the Human Development Report 1992 revealed that the decision by the G7 to forgive debt of poorest of the most indebted country led to the cancellation of only $6 billion of the total $64 billion debt. तो जो G7 ने एक डिसीजन लिया कि जो हम है पुअरेस्ट जो कंट्रीज़ है उनका डेप्ट को हम माफ़ कर देंगे, तो सिर्फ $6 बिलियन उससे कैंसिल हुआ, बाकी $64 बिलियन लेफ्ट था इन अ डेप्थ. एंड